संजय जैन। जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था सामूहिक सुरक्षा के बारे में हम बात कर रहे थे, उसकी शुरुआत हमने टॉपिक की कर ली थी। अब हम देखेंगे कि सामूहिक सुरक्षा को कारगर बनाने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को कारगर बनाती हैं। पहले हमने, अब शायद आपको ये डाउट नहीं रहा होगा कि जो सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत है वो किस तरीके से उसका सैद्धांतिक रूप में वो काम करता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस प्रकार से इसको एक व्यवस्था दी हुई है कि आप देखेंगे कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत कमज़ोर देशों के लिए या जिन देशों के पास में सामरिक शक्ति नहीं है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। उसका कारण क्या है कि आप जो कोरिया क्राइसिस में हमने देखा, या कुवैत एक बहुत छोटा सा देश था, 1991 का जो खाड़ी संकट है उसको अगर हम देखें तो कुवैत बहुत छोटा सा देश था। अगर वो इराक जैसे देश का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी के सिद्धांत के कारण उसको मुक्त करवाया जा सका और इराक को उसमें हार का मुंह देखना पड़ा। अब हम ये देखें कि जो सामूहिक सुरक्षा को कारगर बनाने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। यद्यपि यूएन के चार्टर के 7वें अध्याय में सामूहिक सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान है, लेकिन इसे कारगर बनाने के लिए कुछ पूर्व शर्तें भी हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि ये पूर्व शर्तों में अगर हम देखेंगे कि इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कारगर बनाने के लिए कुछ पूर्व शर्तें भी हैं। यूएन के चार्टर में तो चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन उसके साथ ही व्यवहारिक उसको, क्योंकि चार्टर में चीज़ें देने के बाद में वो व्यवहारिक रूप में कैसे कन्वर्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ बातें हैं जो इस प्रकार हैं कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में सहमति हो, क्योंकि यदि किसी ने अपना वीटो प्रयोग कर लिया है या उस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट दिया है तो प्रस्ताव पास नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ये आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी उस निर्णय से सहमत हों, क्योंकि कम से कम 9 वोट पक्ष में आने चाहिए, जिसमें कम से कम 1 वोट किसी स्थायी सदस्य का हो। और जब सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा का निर्णय ले तब अन्य राज्यों को सहयोग देना चाहिए, अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजनी चाहिए ताकि यूएन की सेनाएं अपना काम कर सकें। नेक्स्ट है, सैनिक स्टाफ कमेटी तभी अपना काम कर सकेगी जब कोई महाशक्ति उसका विरोध नहीं करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो पहले भी हमने बात की थी, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 20% चीज़ें हमारे को दिखाई देती हैं सामने, लेकिन 80% चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हैं, जिसको हम कूटनीति भी कहते हैं, तो वो पर्दे के पीछे संचालित होती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि अन्य देश भी किसी आक्रांता देश का साथ नहीं दे और यूएन को अपना समर्थन दे। अब ये चीज़ें सामूहिक सुरक्षा में थियोरेटिकली तो ठीक लगती हैं कि आप आक्रांता का साथ नहीं देंगे या आप वीटो पावर का अनावश्यक रूप से यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमने रिपीटेडली देखा है कि जो 5 बड़े देश हैं जिनके पास में वीटो पावर है, और इन देशों के पास में वीटो पावर होने के साथ ही साथ ये इनके कुछ अपने नेशनल इंटरेस्ट भी हैं। तो कई बार ये होता है कि ये किसी दूसरे देश के विरुद्ध कार्रवाई होने नहीं देना चाहते, तो उस स्थिति में भी वीटो का प्रयोग बार बार, और हम देखेंगे शीत युद्ध के दौरान वीटो का प्रयोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। जो सोवियत संघ प्रस्ताव लाता था, यूएस उसका विरोध करता था, यूएस उसको वीटो कर देता था। जो यूएस प्रस्ताव लेके आता था, सोवियत संघ उसको वीटो कर देता था। तो इस तरीके से जो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा जितनी कारगर होनी चाहिए थी शीत युद्ध के दौरान, वो उतनी कारगर नहीं हो पाई। तो इसके लिए डीनेचरेशन प्लान है, वो हम देखते हैं कि जिसको यूनाइटिंग फॉर द पीस रिजोल्यूशन कहते हैं, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। ये बहुत एक मील का पत्थर है, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है। उसमें उसको किस तरीके से एक नए रूप में यूएन के बैनर तले या यूएन के झंडे के तले उसको किस तरीके से लाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरिया की लड़ाई को रोकने के लिए सामूहिक सुरक्षा का प्रस्ताव सोवियत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में पास तो हो गया, लेकिन चार्टर का ये दोष भी उजागर हुआ कि यदि कोई महाशक्ति या परिषद का स्थायी सदस्य बार बार वीटो करता रहेगा तो सुरक्षा परिषद निर्णय नहीं ले पाएगी। इस
त्रुटि को सुधारने के लिए नवंबर 1950 में अमेरिकन प्रतिनिधि थे डीन एचेसन ने महासभा में अपना प्रस्ताव रखा जो 2/3 बहुमत से पास हो गया। और इसको डीन एचेसन प्लान भी कहते हैं, या इसको यूनाइटिंग फॉर द पीस रिजोल्यूशन या शांति के लिए एकता प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसके अनुसार यदि सुरक्षा परिषद युद्ध रोकने के बारे में कोई निर्णय न ले सके तो महासभा के पास ये राइट है, या महासभा शांति के स्थापना के लिए प्रयास कर सकती है। वो महासचिव को निर्देशित कर सकती है कि कुछ अन्य उपाय किए जाएं। इसी के आधार पर 1956 में 1956 में सुएज क्राइसिस के समय में सेक्रेटरी जनरल यूएन के डैग हैमरशोल्ड ने जो नया काम किया उसे शांति स्थापना मिशन या रोकथाम की कूटनीति है उसका उद्घाटन हुआ। और जिसको पीस मिशंस जिसको बोलते हैं हम, वो उस समय के बाद में जाना शुरू हुआ। और अचेशन प्रस्ताव शांति स्थापना का कार्य या प्रतिबंधक कूटनीति के बारे में हम बात करते हैं। अचेशन प्रस्ताव के ग्रहण हो जाने के पश्चात यूएन के चार्टर में एक अनौपचारिक संशोधन हो गया। अब महासभा निर्णय केंद्र बन गया जो किसी क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए महासचिव को अधिकार देगी, और उसके साथ ही महासचिव को अधिकार देने के साथ ही उस क्षेत्र को अधिकार देगी और महासचिव को अपना अधिकार देगी और महासभा के प्रस्ताव के अनुसार या आदेशानुसार यूएन की सैनिक टुकड़ियों का गठन महासचिव सैनिक टुकड़ियों का गठन करेंगे और उन्हें उस क्षेत्र में शांति स्थापना के कार्यों के लिए भेजा जाएगा। इसको डैग हैमरशोल्ड ने इसको नाम दिया, प्रतिबंधक कूटनीति का नाम दिया। उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कुछ इस प्रकार की हैं। इसका प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में नहीं अपितु महासभा में लाया जाएगा और महासभा में पास होगा। सैनिक टुकड़ियां भेजी जाएंगी, वे सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्यों में से नहीं ली जाएंगी बल्कि अन्य छोटे देशों में से ही ली जाएंगी। किंतु अपवादस्वरूप किसी बड़ी शक्ति की सैनिक टुकड़ियां ली जा सकती हैं, जैसे साइप्रस में ब्रिटेन की टुकड़ियों को भेजा गया था और सोमालिया में अमेरिकी टुकड़ियों को भेजा गया था। तीसरा पॉइंट है, सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में आक्रामक देश की पहचान होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन शांति स्थापना के कार्य में किसी देश को आक्रामक नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों को लागू करने के लिए आक्रामक राज्य की अनुमति नहीं ली जाती है, शांति स्थापना को कार्यों के लागू करने के लिए उन राज्यों से सहमति लेना आवश्यक है जहां ये सेनाएं जाकर अपना कार्य करेंगी। सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट, सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत भेजी हुई सेनाएं युद्ध करने जाती हैं और युद्ध करके आक्रामक को पराजित करना उनका ध्येय होता है, लेकिन शांति स्थापना की सेनाएं युद्ध नहीं करती है, केवल शांति स्थापित करने का कार्य करती है। इसलिए बोस्निया में और सोमालिया में उनको हताश होना पड़ा, क्योंकि वो वहाँ जाके युद्ध नहीं कर पाए, सिर्फ शांति स्थापना के लिए उनको प्रयास करना था। 1956 में सुएज क्राइसिस के बाद इस तरीके को अनेक अवसरों पर प्रयोग हुआ, जैसे हम देखते हैं साइप्रस में, लेबनान में, अरब इजराइल वॉर में, कंबोडिया में, अंगोला में, मोजाम्बिक, बोस्निया, सोमालिया, नामीबिया, ये सभी जगह इनका प्रयोग हुआ। लेकिन बोस्निया व सोमालिया को छोड़कर अन्य मामलों में ये प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा है, किंतु इससे यूएन का बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है और वो उसके आर्थिक संकट का भी कारण बन रहा है। अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे वाला पोर्शन। थैंक यू।